नमस्कार। खुल्लम खुल्ला न्यूज़ व्यूज़ और रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। ये चैनल जैसा नाम से स्पष्ट है, ये खुल्लम खुल्ला चैनल करके मैंने बहुत पहले शुरू किया था। उसके पहले मेरी 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 एक वेबसाइट थी जिसको मैं चलाया करता था, जिसके अंदर प्रयास ये था कि लोग मैं अपनी बात खुल के रख सकूं, उन विषयों पे भी चर्चा की जा सके जिनके बारे में सामान्यतया चर्चा नहीं होती है। तो जब कभी मेरा मन बहुत उद्वेलित होता था तो मैं इस चैनल पे कुछ डाल दिया करता था, और ये 2013-14 के लगभग ये चैनल शुरू किया गया। अब कारण ये था कि मैंने देखा कि उन दिनों समाचार पत्रों में और अन्य माध्यमों में राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी विचारों को रखना बड़ा कठिन हुआ करता था। अधिकांश समाचार माध्यम वामपंथी विचारों से और बाकी के अन्य विचारों से, जिन्हें आजकल वोक की संज्ञा दी जाती है, उन विचारों से प्रभावित रहते थे। पत्रकार भी उसी उसी प्रकार के थे, और उन दिनों राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे पत्रकारों का बोलबाला हुआ करता था। तो उन परिस्थितियों में ऐसा बड़ा कठिन था। आज तो बहुत ही यूट्यूब चैनल है जहाँ राष्ट्रवादी और हिंदू और सनातन विचार परंपरा से प्रभावित और उसके बारे में विशद चर्चा करने के लिए कई चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, और इतना सुंदर काम कर रहे हैं वो। जिस प्रकार की जागरूकता हिंदू समाज के अंदर आई है, उन चैनलों ने उस जागरूकता को बढ़ाने में, पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर हिंदुओं के अंदर एक प्रकार की राजनीतिक एकता स्थापित होती हुई दिख रही है, तो उसका कारण वो सारे चैनल और वो पत्रकार हैं और विचारक हैं जिन लोगों ने इतना सुंदर काम किया है। उनके बारे में भी मैं इस चैनल पर कभी कभार चर्चा किया करूँगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि कभी कोई विषय है जिसके बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन कुछ उसके अनछुए पहलू रह जाते हैं, कुछ पहलू उसके अनछुए रह जाते हैं। तो उन अनछुए पहलुओं के ऊपर अपने मेरा जो एक दृष्टिकोण है उसको आपके सामने रखूं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। तो आज का विषय है, अभी हाल ही के दिनों में कांग्रेस का मुख्यालय, उस नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ। मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने कुछ बातें कही, विशेष रूप से बड़ा जो एक उच्छृंखल स्वभाव है उनका, वो उसके अनुसार उन्होंने ऐसी बकवास की जिसके ऊपर कुछ कहने की आवश्यकता है। अभी तक लोगों ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये वो बकवास करके नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है जिस प्रकार का आक्रमण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर होते रहे हैं, भूतकाल में भी वर्तमान में भी जो लगातार होते रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक राजनीतिक रिटोरिक ऐसा करके वो नहीं है। वो एक बहुत ही सोची समझी योजना के अंतर्गत ये सारे आक्रमण किए जाते हैं, और एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाता है जिसके अंदर लोकतंत्र के सारे सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए किस प्रकार संघ के अनुषांगिक संगठनों को, जो विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं, उनको किस तरह दबाया जाए, उनको किस तरीके से उनको निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाया जाए, ये सारे प्रयास। और ये एक वैश्विक षड्यंत्र है जो हमेशा से चलता रहा है। सामान्यतया जो सरसंघ चालक हैं संघ के, श्री मोहन भागवत जी, उनकी बातें सुन के उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दे देते हैं, लेकिन जो संघ के अनुषांगिक संगठन हैं, वो जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो बातें कहते हैं मोहन भागवत जी, जिनके प्रति हम लोगों को लगता है कि वो उचित नहीं कर रहे हैं, उससे इतर जो धरातल पे जो काम किया जा रहा है, जो अनुषांगिक संगठनों का जो काम चल रहा है, वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारा जो कुछ भी राहुल गांधी और जो कुछ भी कांग्रेस और जो एक वैश्विक
षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, उनका आक्रमण हमेशा उन अनुषांगिक संगठनों के ऊपर होता है। उनके काम में बाधा डालना, उनको दबाना, उनको किसी तरीके से रोकना, यही उनका उद्देश्य होता है, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि यही एक संगठन है जिसने इनको रोका हुआ है, नहीं तो ये निर्बाध आबाद अपना सारा प्रचार प्रसार करते। तो राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो उन वैश्विक शक्तियों का जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, जो भारत के अंदर जितनी भी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे जाति की हो या भाषा की हो या मतांतरों की जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं, उन सबको हमेशा लगातार गहरा करती रहती हैं। तो ये षड्यंत्र जो है, इस षड्यंत्र को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, और हम सब लोग समझते भी हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे यूट्यूबर्स ने आप सब लोगों को इस विषय में शिक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हम अक्सर चूक जाया करते हैं, क्योंकि संघ के अनुषांगिक संगठनों और अन्य हिंदू संगठनों का भी जो बहुत बड़ा योगदान है, उन सब को रोकने के ये बड़े ही कुत्सित प्रयास हो रहे हैं और बड़े ही सोची समझी योजना के तहत ये प्रयास हो रहे हैं, और इनको हम लोगों को समझना पड़ेगा। एक उच्छृंखल व्यक्ति जिसकी राजनीति की भी समझ शून्य है, जो उसके जो विदेशी हैंडलर्स हैं, वो जो बात उसको समझाते हैं वो समझ के उसको आगे जाके बोलना शुरू कर देता है। वो तो जो बोल रहा है वो बोल रहा है, लेकिन वहाँ जो बाकी के लोग बैठे हुए थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे बैठे हुए थे उसी सभा के अंदर, उस सभा के अंदर सोनिया गांधी बैठी हुई थी बारे में, वो जिस तरीके से तालियां बजा रही थी, इसका मतलब यह है कि वो भी पूरी तरह से इस जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है उसके अंदर सारे के सारे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग पूरी तरह से उसके अंदर जुड़े हुए हैं और उसका हिस्सा बन चुके हैं। ये दुर्भाग्यशाली है। आप में से कई लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसको कहा जाता है कि वो जवाहरलाल नेहरू का आखिरी साक्षात्कार है किसी विदेशी चैनल को। उस साक्षात्कार में वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हिंदू प्रोसेल्टाइज नहीं करते हैं, लेकिन बाकी के सारे लोग प्रोसेल्टाइज करते हैं और वो अपने 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 प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। तो सबको ये जानकारी थी, कांग्रेस की सरकारों को भी ये जानकारी थी, और लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए कि किसी तरीके से जो पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो प्रभाव बढ़ रहा है ईसाई मिशनरियों का, और सबको ये पता था कि अगर ये कन्वर्जन के जो कार्यक्रम इनके चल रहे हैं, धर्म परिवर्तन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन धर्म परिवर्तन के कार्यक्रमों का हमारी जियो पॉलिटिक्स पे, हमारी भू राजनीति पे, और विशेष रूप से वैश्विक भू राजनीति पे उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये सब कुछ सीमावर्ती प्रदेशों में निरंतर होता रहा है। और जो 10 साल का जो शासन रहा, मनमोहन सिंह की जो सरकार चली, जो एक तरीके से सोनिया गांधी की सरकार थी, उस शासन के अंदर जो है जिस प्रकार से ये सारी शक्तियां बलवती हुई, शक्तिशाली हुई, तो वो उनके षड्यंत्र उस समय चलते रहे और वो षड्यंत्र उसके बाद भी चलते रहे। अब जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सारी संस्थाओं पे आरएसएस का और का कब्जा है, ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश किया। वो जानते हैं इस बात को कि संघ का प्रभाव उतना नहीं है। 10 वर्षों के अंदर इन सारी संस्थाओं पे राष्ट्रवादियों का और हिंदुत्ववादियों का जो एक प्रभाव बढ़ जाना चाहिए था, उस ढंग से वो प्रभाव नहीं बढ़ा है। ये राहुल गांधी भी जानते हैं, कांग्रेस के बाकी के नेता भी जानते हैं, और वो सारे षड्यंत्रकारी इस बात को जानते हैं। यहाँ तक कि जुडिशरी के अंदर जो प्रभाव है, जो सारी संस्थाएं अभी भी अगर आप देखें तो वो नरेंद्र मोदी सरकार के रास्ते में ही रोड़ा अटका रही हैं वो इन्हीं का साथ दे रही हैं। ये सारी नौकरशाही, उसके अंदर अगर आप देखें तो अभी भी उस नौकरशाही के अंदर वो सारे तत्व हावी हैं जो इन शक्तियों का समर्थन करते रहे हैं, और बहुत ही गहरे और महीन तरीके से, हम लोग कहते हैं महीन, जो फाइनल रास्ते वो खोज के बैठे हुए हैं। वो किस तरीके से कहाँ कहाँ बैठे बैठे क्या क्या काम कर रहे हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा हम सारे लोगों को नहीं हो पाता है जब तक कि आप नौकरशाही के कार्यकलाप को, नौकरशाहों के कार्यकलाप को बहुत नज़दीक जाके, निकट जाके उसको न देखें। तब जाके आपकी समझ में आता है कि कैसे कैसे
जिसको हम कहते हैं कि सरकार तो मोदी की हो सकती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अभी भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो है अभी भी वही साम्यवादी, वही भारत विभाजनकारी तत्व अभी भी इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पे जमे बैठे हुए हैं। उनको हिलाना बहुत कठिन हो रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम सब लोगों की समझ में आनी चाहिए। तो ये जो उच्छृंखल राहुल गांधी का जो यदा कदा इस प्रकार का जो भाषण होता है, वो ऐसे यदा कदा का भाषण नहीं है। ये एक बहुत बड़ी योजना का अंग है, और इस योजना को अगर राहुल गांधी ने स्वयं ही निष्पादित किया होता, इस योजना को उन्होंने खुद ही स्वरूप दिया होता, तो हम मानते कि वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। लेकिन ये स्थिति नहीं है। इन सारी योजनाओं को जो कार्य रूप दिया जा रहा है, इन सारी योजनाओं के पीछे जो कुछ दिमाग जो काम कर रहे हैं, वो तो इस व्यक्ति का दिमाग है ही नहीं। ये दिमाग जो है वो एक जो वैश्विक षड्यंत्रकारी तत्व जो भारत को हमेशा पीछे धकेलने के प्रयास में लगे रहते हैं, भारत को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं, भारत को दबाने का प्रयास में लगे रहते हैं, आर्थिक दृष्टि से भारत को कमजोर करने के प्रयास में लगे रहते हैं, वो सारे तत्व वो इस व्यक्ति को संचालित कर रहे हैं। ये तो एक रोबो है। अगर उसकी आंखों में देखें आप, अगर आप भाव देखें, तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का अपना स्वयं का कोई दिमाग नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का अपना स्वयं का दिमाग था। अगर कहीं ये षड्यंत्रकारी अगर एक सीमा से आगे बढ़ के कोई षड्यंत्र रच रहे थे, तो उस समय इनके मन के अंदर भी एक आशंका होती थी, और वो भी कुछ करने के लिए, उनको रोकने के लिए, या उनको कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां वामपंथियों से भी ये लोग लड़े हैं, कांग्रेसी लड़े हैं। तो देखा जाए तो इस समय जितनी भी भारत विभाजनकारी शक्तियां हैं, जिस तरीके से वो एकजुट हुई थी जिन्ना के पीछे सब, और ब्रिटिश जिस तरीके से उन्होंने उसको हवा दी थी, वही परिस्थितियां जो है फिर से निर्माण की जा चुकी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि की जा रही हैं, उन परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है। उनके आगे उन्हें क्या करना है, उन शक्तियों को क्या करना है, बस ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब क्या करना चाहती हैं। लेकिन हमारे ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि इन शक्तियों के इस खेल को हम पहचानें, और अगर हम इस शक्तियों के इस खेल को हम पहचानेंगे तो हम इस खेल का उत्तर दे सकेंगे। और ये केवल आम जनता के पहचानने की बात नहीं है। जो सरकार में बैठे लोग हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, बाकी के सारे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बात को जाने पहचाने, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सब इस बात को जाने पहचाने। उनके अनुषांगिक संगठन तो जानते पहचानते हैं, वो इस षड्यंत्र को बहुत की गहराई तक पहुंचे हुए हैं। अगर आप सब लोगों को पता ना हो, क्योंकि आप सब लोगों ने संघ का जो साहित्य है उसको पढ़ा नहीं होगा, लेकिन परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर जो दूसरे सरसंघ चालक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये शक्तियां कौन सी हैं। और ये आज नहीं बताया, ये स्वतंत्रता के बाद के अपने बौद्धिकों में उन्होंने नहीं कहा, स्वतंत्रता के पहले के बौद्धिकों में कहा। तो ये शक्तियां स्वतंत्रता से पहले भी कार्यरत थीं, भारत को हमेशा कमजोर करने का प्रयास कर रही थी, भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, और सफल भी हुई। भारत टूटा, भारत का विभाजन हुआ, सारे प्रयासों के बाद भी, और सबने प्रयास किए उस समय, सारी राष्ट्रवादी शक्तियों ने प्रयास किए कि भारत न टूटे, लेकिन फिर भी भारत को तोड़ दिया गया। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि भारत टूट नहीं सकता है दोबारा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है हमारी। भारत टूट ही नहीं सकता है। मुट्ठी भर लोग इस देश को परतंत्र बना सकते हैं, हमारे जीवन को संचालित कर सकते हैं। अंग्रेजों ने ये किया, जिहादियों ने किया, इस्लामिस्ट ने किया, मुगलों ने किया, बाकी सारे लोगों ने किया। तो हम इस खतरे को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इसके प्रति अपनी स्वयं की एक अवेयरनेस विकसित करनी पड़ेगी, और हमारी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो हिंदूवादी हैं, उन सारे लोगों को भी वो अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी, और उसको विकसित करके उसके आधार पे अपनी सारी रीतियां, नीतियां, उन सब का निर्धारण करना होगा। ये हवा में एक इमोशनलिज्म और सेंटिमेंटलिज्म से नहीं काम होने वाला है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और ये सारे नारे लगाने से कोई उसका लाभ नहीं मिलने वाला है।
सबका साथ सबका विकास, ये नारे लगाने से उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। कहीं कोई सबका साथ सबके विकास की बात नहीं कर रहा है। एक पूरा देश का एक बहुत बड़ा समुदाय कहीं उस नारे में विश्वास नहीं रखता। वो इस नारे में विश्वास रखता है कि देश को कैसे तोड़ा जाए, हिंदू समाज के अंदर कैसे कैसे अलगाव पैदा किया जाए। और वो ऐसे ऐसे स्तरों पे जाके काम कर रहा है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हम देख रहे हैं मीडिया के अंदर वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो और भी भीषण और भयंकर है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। और ये जो पहला बहुत दिनों बाद जो मैं एक अपने इस चैनल को एक तरीके से रिवाइव कर रहा हूँ, इसको पुनर्जीवित कर रहा हूँ, उसका ये पहला ये जो एपिसोड कह लें, ये आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी आशा है। नमस्कार।